उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन अपना स्थिति मजबूत करता जा रहा था और हो ची मिन साम्यवाद का समर्थक था उत्तरी वियतनाम में। और यह चाहता था कि पूरा वियतनाम एक हो जाए, क्योंकि हो ची मिन साम्यवाद का समर्थक था और वह नहीं चाहता था कि वियतनाम दो भाग में रहे। पूरे वियतनाम को वह एक करने की उसकी हार्दिक इच्छा थी और इसके लिए वह सतत प्रयत्नशील रहा। आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार वियतनाम का एकीकरण होता है। उसी समय चुनाव हुआ और ऐसा देख ले पहले कि दक्षिण वियतनाम की क्या स्थिति थी। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार थी। बाओ दाई वही जो अमेरिका का समर्थक था और अमेरिका समर्थित सरकार यहां पर बनी। न्यू नियम इसका सर्वे सर्वा था, इसी के अधीन सरकार चल रही थी। बाओ दाई उसका शासक था। तो ये दक्षिण वियतनाम की स्थिति थी। अब ये जो तीनों भाई जो थे, जो लाओस पर कब्जा करना चाह रहे थे और अपनी सत्ता स्थापित करना चाह रहे थे, उनको मौका मिला 1955 में। 1955 में चुनाव हुआ और वहां पर एक राष्ट्रवादी सरकार बनी और जिसका कि प्रधान सुवन फुमा हुआ, जो सबसे बड़ा भाई था, उदारवादी था। यह चीज सुफन बोंग पाथेट लाओ जो दूसरा भाई था उसको पसंद नहीं आया, क्योंकि वह चाहता था कि यहां पर मेरी सरकार बने और हम साम्यवादी विचारधारा यहां पर फैलाएं। परिणाम यह हुआ कि उसने अपने बड़े भाई के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। आप लोगों को पता है कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? छिप कर वार करना, सामने से युद्ध न करके गुप्त तरीके से आक्रमण करना, इसको गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। तो यह जो पाथेट लाओ था, इसने स्वर्ण फूमा के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, क्योंकि यह सत्ता पर काबिज होना चाहता था। और परिणाम यह हुआ लास्ट में कि स्वर्ण फूमा इस बात के लिए तैयार हो गया कि आप ही हमारी सत्ता में आ जाइए, और फिर पाथेट लाओ को सत्ता में शामिल कर लिया गया। यह स्थिति बनी उस गुरिल्ला युद्ध के कारण। अब जो वहां पर सरकार बन गई वो पाथेट लाओ और सुमा की सरकार बनी। अमेरिका इसको पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि अमेरिका को लगा कि पाथेट लाओ जो साम्यवादी विचारधारा का है, अब यह दक्षिण पूर्व एशिया के इस हिंद चिन्ह प्रांत में, एक तो उत्तरी वियतनाम तो लग रहा था कि साम्यवादियों का गढ़ हो गया, अब लाओस भी साम्यवादियों का गढ़ हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह पाथेट लाओ अब सत्ता पे आ गया। इसने क्या किया कि पुनः दोनों में फूट डालना शुरू किया और अमेरिका की चाल से दोनों भाई में फिर मनमुटाव शुरू हो गया। और इस मनमुटाव का लाभ उठाकर वहां पर पुनः गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया गया। और जो उसका तीसरा भाई था, वह तीसरा भाई अब सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रयत्नशील हो गया। पहला और दूसरा, ये दोनों का जो विरोध जब तीसरे ने किया, तो वहां पर अब जैसे बड़े भाई का विरोध दूसरा भाई ने किया, दूसरे भाई का विरोध तीसरे भाई ने किया, तो इस तरह वहां पर गृह युद्ध की स्थिति थी। इसके समर्थक उसको मारते थे, उसके समर्थक उसको मारते थे, और एक तरफ रूस का साथ मिल रहा था साम्यवादियों को और दूसरे तरफ अमेरिका का साथ मिल रहा था पूंजीपतियों को। परिणाम यह हुआ कि अंत में ये जो तीनों भाई मिलकर वहां पर सत्ता पर काबिज होने का प्रयास करने लगे। किसको सत्ता मिलेगी यह निश्चित हो रहा था, क्योंकि वहां पर शक्ति प्रदर्शन चल रहा था। और अंत में तीनों भाई ने ये, वहां पर एक व्यक्ति थे कैप्टन कांदली सेना में,
इनको मौका मिला। इस गुरिल्ला युद्ध का लाभ उठाकर कैप्टन कांगली ने क्या किया कि सैनिक आक्रमण कराकर इस सत्ता से दोनों को हटा दिया और स्वयं सत्ता पर काबिज हो गए। देखिए स्थिति कैसे बदल रही है। ये सत्ता के चाह रखने वाले, ये राज परिवार के 3 भाई जो सौतेले भाई थे, यह गद्दी प्राप्त करना चाह रहे थे। आपस में इनके लड़ने की वजह से, कुछ अमेरिका की चाल से, अब कैप्टन कांगली गद्दी पर बैठ गए। यह चीज अब तीनों भाई को बर्दाश्त नहीं हुआ। कैप्टन कांगली को हटाने के लिए ये तीनों अलग अलग विचारधारा के भाई एक हो गए और तीनों भाई ने मिलकर कैप्टन कांगली को 3 महीना के अंदर गद्दी से हटा दिया और इसको उत्तर की ओर, उत्तरी वियतनाम की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया। कांगली भाग गए। इस चीज को उस अंतर्राष्ट्रीय निगरानी समिति जो बनी हुई थी, निगरानी आयोग, जिसका कि भारत, कनाडा और उसके जो सदस्य थे, भारत, कनाडा और पोलैंड, ये तीनों देख रहे थे। भारत ने एक प्रस्ताव रखा कि लाओस की जो गृह युद्ध की स्थिति है, कभी यह गद्दी पर बैठ रहा है, कभी वह गद्दी पर बैठ रहा है, सत्ता का स्थिरीकरण नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को आपस में बैठकर विचार करना चाहिए। और अंत में ईस्वी में 14 राष्ट्र एक साथ बैठे, जिसमें कि ये तीनों भाई थे, इनको भी बुलाया गया और बुलाकर विचार विमर्श किया गया कि क्या समाधान निकलेगा। और अंततः यही समाधान निकला कि तीनों भाई को गद्दी दे दी जाए, तीनों की सरकार बने। सौतेला भाई, बड़ा भाई, दूसरा भाई यानी स्वर्णफूमा, सुफनबोम, अफूमी नौसवान, इन तीनों की सरकार बन जाएगी तो तीनों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वे शांत हो जाएगी और गृह युद्ध थम जाएगा। यह उनकी सोच थी और सरकार बनी। बड़ा भाई सुवर्णफूमा के नेतृत्व में वो लोग बैठे और उसके बाद दूसरा भाई जो था वह उप प्रधानमंत्री बना, उप शासन अध्यक्ष। इसी समय क्या हुआ कि उनका जो विदेश मंत्री था, अमेरिका के चाल से उसकी हत्या हो गई। क्योंकि अमेरिका कभी भी पसंद नहीं करता था कि पाथेट लाओ, जो साम्यवाद का समर्थक था, वह गद्दी में रहे। वो उसको हर समय अलग रखना चाहता था। तो जो विदेश मंत्री की हत्या होती है, उसके बाद वहां पुनः गृह युद्ध हो जाता है। इसकी हत्या हुई और गृह युद्ध, यानी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग की जो मंशा थी कि हम लोग आपस में बैठकर यहाँ पर शांति स्थापित करें, लेकिन यहाँ पर वह हलचल वे लोग रोक नहीं सके और वहाँ गृह युद्ध का यह लगातार यह कारवां चलता रहा। पुनः गृह युद्ध हो गया। अमेरिका चाहता था कि फिर से एक चुनाव कराया जाए और चुनाव कराने के बाद सुवर्णफूमा या कोई हमारा समर्थन पे किसी की सरकार बने, और इसलिए फिर वहां पर चुनाव कराया गया। उस चुनाव में सुवर्णफूमा पुनः उसको गद्दी पर बैठाया गया। और जब स्वर्णफूमा गद्दी पर बैठा, बड़ा भाई, और फिर जो तीसरा भाई था फूमी नौसवान, इसको सत्ता दे दी गई। दूसरा भाई पाथेट लाओ को यह पसंद नहीं आया और पाथेट लाओ अब फिर से आक्रमण करने की बात करने लगा और वो उसने कुछ अपने प्रदेशों को कब्जा करने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि उसी समय कि वहां पर युद्ध हुआ। अमेरिका इस पाथेट लाओ को, जिसने कि कब्जा कर लिया था कुछ प्रदेश, इसको छीनने के लिए अपने सेना को, या दक्षिणी वियतनाम जहां की बाओदई की सरकार थी, उसको वहां पर उसने भेजा कि जाकर तुम पाथेट लाओ को पराजित करो। अमेरिका भाग लिया। हो ची मिन्ह जो था,
वह इस चीज को देख रहा था। अमेरिका साथ दे रहा था वहां की जो सरकार थी सुवर्णफूमा की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वहां साम्यवादियों का प्रभाव बढ़े। वहां का जो साम्यवादी था अपार्थाइड लॉ, वह आक्रमण कर रहा था। ऐसी स्थिति में एक तरफ हो गया अमेरिका और दूसरी तरफ हो गए रूस। इसने अपार्थाइड लॉ ने इसी समय इंग्लैंड और रूस से मदद की मांग की कि आप हमारी मदद कीजिए, अमेरिका के ज्यादती के खिलाफ आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि यह हमारे गृह नीति में दखल दे रहा है। अमेरिका की जो सेना थी और जो दक्षिणी वियतनाम से गई थी, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका के सेना थी, वो और दक्षिणी वियतनाम की सेना दोनों हो ची मिन्ह मार्ग पहुंचे। हो ची मिन्ह मार्ग को हमें पता है कि बहुत ही प्रमुख मार्ग था, जो कि वियतनाम से होते हुए कंबोडिया, लाओस, ये सब जगह गुजरता था। अमेरिका चाहता था कि इस मार्ग पर कब्जा कर लें और कब्जा करके हम इनका आवागमन ही रोक दें, और इस तरह हम लाओस पर कब्जा कर सकते हैं या लाओस पर हमारा अधिकार हो सकता है। लेकिन हो ची मिन्ह मार्ग पर जाकर वह बुरी तरह फंस गया, क्योंकि कंबोडिया, लाओस ये दोनों अमेरिका को पसंद नहीं कर रहे थे, और उधर उत्तरी वियतनाम यह भी सटा हुआ था। यानी अमेरिका की सेना जो थी वह तीन तरफा वहां फंस गई, और अंत में अमेरिका में भी इसका विरोध हो रहा था कि बेवजह आप किसी दूसरे देश में हाथ पसारने का, पैर पसारने का क्यों प्रयास कर रहे हैं, लाभ कुछ नहीं है, सिर्फ साम्यवाद न फैले इसके लिए आप जान माल की क्षति कर रहे हैं। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका की सेना, यूएसए की सेना वहां से वापस आ गई। और जब वापस वहां से सेना लौटी, उससे स्पष्ट हो गया कि अब वहां पर वामपंथ को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है, और वहां पर वामपंथ का प्रसार हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि लाओस में अमेरिका की जो नीति थी कि वहां पर वामपंथ को न फैलाया जाए, इतना शक्तिशाली देश होते हुए भी अमेरिका फेल कर गया, क्योंकि वहां के लोगों का जुझारूपन, वहां के लोगों का साम्यवाद के प्रति समर्पण, क्योंकि वे समझ चुके थे समाजवाद के कारण कि 1929 और 30 की जो आर्थिक मंदी हुई थी, सभी देश प्रभावित हुए थे, लेकिन रूस जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था वह प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी नीति जो थी वह गरीब और सर्वहारा की थी। तो इस साम्यवाद से पूरी तरह प्रभावित थे, और अंततः इस लाओस को साम्यवाद यहाँ पर फैलने से अमेरिका नहीं रोक सका, और उसने अपना पैर लाओस से खींच लिया। तो इस तरह बच्चों हम लोगों ने देखा कि कैसे इन तीन भाइयों ने, सुवर्णफूमा, सुफन्नबोंग और फूमी नौसवान, इन तीनों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए कौन कौन सी तिकड़म अपनाए, कैसे वहाँ पर गृह युद्ध हुआ, फिर कैसे अमेरिका साथ दिया, कैप्टन कांगली ने किस प्रकार वहाँ पर सत्ता पाई, इस तरह की बातें हम लोगों ने देखी। और इस तरह लाओस का जो गृह युद्ध, यह टॉपिक है, अब हमारा यहीं पर समाप्त होता है।